अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, यहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक मुकम्मल किया था हमारा लाइन स्पेक्ट्रम और कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। पेपर में डिफरेंस आता है, ठीक है। आप लोग खुद लिख लेंगे या मैं लिखवा दूँ? डिफरेंस बिटवीन कंटीन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। बताएं भाई, आप लोग खुद लिख लेंगे ना कर सकते हैं? अच्छा चलें भाई, लिख लें फिर। डिफरेंस लिख लें, तीन तीन पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगले टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। कंटीन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम, मैं बीच में लाइन बना के बच्चों की तरह नहीं लिखूंगा। मैं 3 पॉइंट कंटीन्यूअस के लिख दूंगा, 3 पॉइंट जो है वो लाइन के लिख दूंगा। आप अपने पास चाहो तो वो जो बनाते हैं ना बीच में लाइन खींच के, ऐसे बीच में लाइन खींच के कंटीन्यूअस इधर और लाइन स्पेक्ट्रम इधर, आप लोग ऐसे लिख लेना। मैं तीन तीन पॉइंट्स लिखवा देता हूँ कंटीन्यूअस के, ठीक है जी। तो पहले मैं कंटीन्यूअस के पॉइंट लिखवाता हूँ। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ हाँ बेटे, ये काम बिल्कुल दे दूंगा आज। आप माशाल्लाह से आज आप आ रहे हैं, 2 दिन तो आप आई नहीं, 2 दिन आप आई नहीं हैं, तो आप माशाल्लाह से आ जाने। खैरियत? चले कोई नहीं, लाइट नहीं थी तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर तो आ गया ना भाई, ठीक है। मैंने इसीलिए दोनों दिन का रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो भेज दिया है। आज का आज रात में भेज दूंगा तो इंशाल्लाह तीनों दिन का हो जाएगा।
ठीक है भाई, ये होगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, अगला मैं लिख रहा हूँ लाइन स्पेक्ट्रम। Consist of a set of spectral some discrete lines। डिस्क्रीट का मैंने कल मतलब बताया था आप लोगों को। विथ डार्क बैकग्राउंड, चाहे तो डायरेक्ट वही डेफिनेशन लिख लिएगा, मसला नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं जरा यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि वो मुकम्मल ऊपर नहीं आ सकता था इसलिए। This spectrum is formed when an element is heated in a flame or in discharge tube under high pressure। ठीक है, ये बात मैंने कल पूरी समझाई थी और लिखवा भी दी थी। सॉरी, अंडर हाई वोल्टेज, हाई प्रेशर नहीं, हाई वोल्टेज। तीसरा, each element produces a unique set of spectral lines which are separated from each other। ठीक है भाई, तो ये तीन तीन पॉइंट हो गए, पेपर में ये आता ही ना लॉन्ग में, इसलिए मैंने जो है वो जरा आप लोगों को बता दिया। लॉन्ग में आता है तो हम इसको जो है वो हल्का नहीं ले सकते ना भाई, क्योंकि डिफरेंस लॉन्ग में आते हैं, और अगर लॉन्ग में आ गया और सब चैप्टर ही लॉन्ग का ही है तो इसीलिए जो है वो हमारे पास ये लिखा होना चाहिए, तो इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं था कोई। चले भाई आगे चलें अगले टॉपिक पे। जरा मैं रिड्यूस सिलेबस में देख लूँ रदरफोर्ड है या नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर मैं उसको सिर्फ समझाता हुआ चला जाऊंगा। फर्स्ट ईयर ये रखना, फर्स्ट ईयर। अल्लाह, हाँ भाई रदरफोर्ड तो नहीं है, बोहर है। बट बोहर को समझने से पहले रदरफोर्ड के कुछ मसले समझने होंगे, तो मैं सिर्फ रदरफोर्ड के मसले समझा देता हूँ आपको। रदरफोर्ड ने काम क्या किया था उस पर भी बात कर लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो अगर मैं लिखूं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये लिख लिया ना आप लोगों ने, मैं अब आगे चलूँ ना। और नहीं भी लिखा है तो कोई मसला नहीं, आज ये फाइल आप लोगों को मैं सेंड कर ही दूंगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है भाई, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो मेरे पास एक शायद तस्वीर होगी, मैं वो यहाँ ले आऊं।
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भाई ये है, ठीक है। रदरफोर्ड ने जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस को डिस्कवर इसने किस तरह किया, इसने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट को बहुत से नामों से जाना जाता है। उसको हम ये भी कहते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, उसको हम कभी कभार कह रहे होते हैं बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉइल। तो बड़े नामों से जो है वो ये आया है, तो उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। 1911 में रदरफोर्ड ने जो है वो अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस के मुतालिक बताया था कि भाई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो 1911 का इसका ये किया गया, रिपोर्ट हुआ। इसने एक्सपेरिमेंट किया क्या, मैं जरा आपको इसके एक्सपेरिमेंट को समझा देता हूँ। ये एक गोल्ड की फॉइल है भाई। मैं अभी बना के भी दिखाऊंगा आप लोगों को एक एटम को, कि अगर एक एटम होगा गोल्ड का तो क्या होगा। इसने यहाँ ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स ली है जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है। ये गोल्ड की फॉइल ले ली इसने। गोल्ड की फॉइल ली थी, उसकी थिकनेस भी पता नहीं पॉइंट्स में है, कुछ 0.00 करके कुछ, इतनी पतली गोल्ड फॉइल की इसने एक बहुत कम थिकनेस ली थी। जब उसने यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई तो इसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है ना वो तो बिल्कुल स्ट्रेट यानी पास कर गए विदाउट एनी हिंड्रेंस। बहुत कम थे जो इस तरह से मुड़ रहे हैं, और ना होने के बराबर जो है ना वो पलट के आ रहे हैं। कौन से ना होने के बराबर, ये पलट के भी आ रहे हैं। अब अल्फा जो पार्टिकल होता है उस पे चार्ज क्या होता है, पहले तो मुझे ये बता दो। मैंने इसीलिए अल्फा रेस पहले पढ़ाई थी ताकि आप चार्ज बता सको। पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पर, ठीक है। अल्फा पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो मुझे बता न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस पे भी चार्ज पॉजिटिव होता है। अब अल्फा पे भी पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज। तो इसने क्या देखा, इसने बोला कि भाई जब मैं पॉजिटिव चार्ज की क्या करा रहा हूँ, बम्बार्डमेंट करा रहा हूँ, तो ये पलट कर आ रहा है वापस, बाउंस बैक हो रहा है। और जो बाउंस बैक हो रहे हैं यानी जो सी है ये बाउंस बैक हो रहा है ना, तो जो बाउंस बैक हो रहे हैं वो ना होने के बराबर है, बहुत कम है। यानी 100 में एक है जो बाउंस बैक हो रहा है, तो 1000 में कितने होंगे, 10 होंगे। उसने ये चीज नोट की और उसने इस मुतालिक बताया। इसने कहा कि भाई एक एटम के अंदर उसके सेंटर में कुछ पॉजिटिव चीज मौजूद है। जब बाउंस बैक हुई थी तो उसने इस बात से बताया कि कोई एटम के अंदर बीच के अंदर जो है वो कुछ पॉजिटिव चीज मौजूद है। और पॉजिटिव का कैसे पता चला, क्योंकि बाउंस हो रहा था, पॉजिटिव फेंक रहा है तो पॉजिटिव पलट के आ रहा है, तो बाउंस बैक हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रही है यानी रिपल्जन हो रही है। तो इस रिपल्जन की वजह से इसने बताया कि भाई एटम के सेंटर में कुछ हमारे पास पॉजिटिव चीज मौजूद है, ठीक है। और उसने इस पे कुछ बातें बताई। तो एक एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखें इस तरह से कि भाई हमारे पास एक अदद एक न्यूक्लियस ले लेता हूँ ना मैं, एक ये न्यूक्लियस है मेरा एक, ठीक है भाई। यानी एक एटम है, न्यूक्लियस नहीं है। उस एटम में बीच में हमारे पास क्या मौजूद है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस है यानी इसका मतलब यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसने बम्बार्डमेंट किसकी करा रहा है, अल्फा की, ऐसा ही है। बम्बार्डमेंट किसकी करा रहा है, अल्फा यानी पॉजिटिव, अल्फा भी पॉजिटिव। बम्बार्डमेंट हो रही है भाई पॉजिटिव की, पॉजिटिव की। कुछ पॉजिटिव है जो स्टेट पास कर गए विदाउट एनी हिंड्रेंस, बगैर किसी रुकावट के। कुछ थे जो यहां तक गए बट ऐसे चले गए, और कुछ थे जो बाउंस बैक हो गए। जी न्यूक्लियस पॉजिटिव है ना, न्यूक्लियस पॉजिटिव क्यों है ये बाद में पता चला, ये तो बाद में पता चला ना। जब ये बाउंस बैक हुआ
तो इससे ये बात पता चली कि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, यानी बीच में कुछ पॉजिटिव चीज मौजूद है। क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव फेंक रहा हूँ, पॉजिटिव पलट के वापस आ रहा है, मैं पॉजिटिव फेंक रहा हूँ, पॉजिटिव पलट के वापस आ रहा है। तो इससे इसने ये आइडिया लगवाया, या ये आइडिया लगाया कि बीच में कोई पॉजिटिव चीज मौजूद है। अब पॉजिटिव किस वजह से? प्रोटॉन की वजह से। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रल। ये हमारी पहले बात हो गई है। तो इसी वजह से हमें ये पता चला रदरफोर्ड से कि भाई बीच में एटम के कोई पॉजिटिव चीज मौजूद है, और वो पॉजिटिव चीज जो है वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। तो यहाँ से ये एक बात पता चली। एक और क्या बात पता चली? वो इड वाली रेस से पता चली। कौन सी? ये वाली से। और वो ये बात पता चली कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। एक एटम का मोस्टली पार्ट एम्प्टी, खाली है। ठीक है भाई, एक ये बात पता चली। और ये बात कैसे पता चली? क्योंकि मेजॉरिटी जो थी वो क्या हो गई? खाली पास करके चली गई। नो डिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन, ना डिफ्लेक्ट हुई ना रिफ्लेक्ट हुई। तो उससे पता चला कि भाई मोस्टली पार्ट एटम का क्या है? खाली है। और खाली था तभी तो स्ट्रेट पास चली गई ना, यानी एक रोड खाली, आप स्ट्रेट चले गए। अब बीच में कहीं रुकावट आ गई तो आप भी रुकोगे, ट्रैफिक को क्या घुमा के चले गए। ऐसा ही है, हम लोग यही होता है हमारे यहाँ। तो इसी तरह से इसने ये बात ऑब्जर्व की कि भाई जब मैं पॉजिटिव की बम्बार्डमेंट करवा रहा हूँ तो ये बाउंस बैक हो रहे हैं। इसका मतलब एटम के सेंटर में कुछ पॉजिटिव चीज मौजूद है, जिसे इसने नाम दिया न्यूक्लियस का। ठीक है भाई। अच्छा जी, तो इसने पहली बात मैं सिर्फ यहाँ पढ़ के बताऊंगा इसने क्या किया। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि अब है नहीं ना हमारे पास, हमें इसके डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। हकीकत में इसके डिफेक्ट्स, क्योंकि इसी के डिफेक्ट्स पे तो बौहर आएगा ना। जब हम इसके डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा बौहर ने अपना लॉ क्यों दिया। तो इसलिए ये बात जरा मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इसने तीन चीजें नोट की। पहली चीज कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू फॉइल इंडिकेटिंग दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम इज एम्प्टी, खाली। सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हुए डिफरेंट एंगल्स पे, इंडिकेटिंग दैट देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज रीजन इन द एटम। जिससे इंडिकेट हुआ कि भाई कुछ पॉजिटिव मौजूद है एटम में। वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक इंडिकेटिंग दैट, और बहुत ही कम जो है वो बाउंस बैक हुए, इंडिकेटिंग दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिव सेंटर इज वेरी स्मॉल। और ये बात पता चली कि भाई जो हमारे पास बीच में या जहां पर भी हमारे पास जो पॉजिटिव पार्ट मौजूद है, वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई हुआ है वो बहुत छोटा है। और मुझे एक बात बताओ, एक एटम हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, तो सोचो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस है, ऐसा ही है ना। और वो न्यूक्लियस एटम से सोचो कितना छोटा होगा। जब एटम अपनी आंख से नहीं देख सकते हम, तो न्यूक्लियस तो बहुत छोटा होगा। यानी अगर मैं कहूँ कि मैंने ये जो डायग्राम बनाई है, ये एक ऑर्बिट बनाया है, ये ऑर्बिट मैंने जो बनाया उस हिसाब से ये न्यूक्लियस मैंने बहुत ही बड़ा बनाया है। मुझे सिर्फ समझाना था तो मैंने बड़ा बनाया है, बट न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा। बट यहाँ एक बात और, कि जो मैक्सिमम हमारा मास है एक एटम का, एक एटम का जो मैक्सिमम मास है वो कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस में मौजूद है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में दो चीजें हैं। न्यूक्लियस में दो चीजें क्या है? मैंने अभी आपको बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन सेम है। मैंने बताया था इसका मास होता है 1.008 और इसका पॉइंट होता है 1.009। दोनों के मास को अगर देखें तो मैक्सिमम मास हमारा कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस में, यानी सेंटर ऑफ द एटम मौजूद है। तो इसने कुछ ये बातें बताई। अब उस पे जो है वो कुछ चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसने एक चीज और बताई, वो ये बताई कि द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव विच इज इक्वल टू Ze प्लस, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर एंड E प्लस इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। और एक और बात इलेक्ट्रॉन की भी बताई थी इसने, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसने एक बात और बताई कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, ये बात बोहर ने भी कही है
बोहर को भी बताऊंगा कि बोहर ने क्या बात कही। इसने ये बात भी कही है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, क्योंकि ये ऑर्बिट, इस ऑर्बिट पे क्या मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है भाई। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ रिवॉल्व कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है तो इसी पर इसके जो है डिफेक्ट आए। क्या डिफेक्ट आया, जरा अब इस डिफेक्ट की बात करते हैं। डिफेक्ट ही हमें गौर से समझने हैं, अब ये बात याद रखिएगा कि डिफेक्ट्स क्या है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें अभी भी। पोस्टुलेट्स में इसलिए नहीं लिखवा रहा, पोस्टुलेट्स में इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि पेपर में नहीं आएंगे, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता, बस इस वजह से नहीं लिखवा रहा। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, चलें अच्छा हो गया। हाँ, डिफेक्ट्स को लिखना होगा, ठीक है। 2 डिफेक्ट्स है, मैं लिखूंगा, डिफेक्ट्स आप भी लिखेंगे, क्योंकि इन्हीं डिफेक्ट पर तो बौहर आएगा ना कि भाई इसके डिफेक्ट्स में ये मामला था। चलें, मेरा अब आपसे एक सवाल है कि एक मौत का कुआं वाला तो आप लोगों ने सबने देखा ही होगा या सुना ही होगा, देखा नहीं होगा तो। मौत के कुएं में क्या होता है, गाड़ी चल रही होती है ना एक सर्कुलर पाथ के ऊपर, ऐसा ही है, गाड़ी बाइक कुछ भी। तो जब गाड़ी चल रही है या बाइक चल रही है, तो जब तक वो मूव कर रही है वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। अब सपोज करें कि वो जो बाइक चल रही थी एक सर्कुलर पाथ पर ये मौत के कुएं में, तो ये हमारे पास जो है अचानक उस बाइक में कोई खराबी आ गई, पेट्रोल खत्म हो गया, कुछ भी मसला हो गया, तो बाइक रुक गई। अब वो एक सर्कुलर पाथ पर घूमते घूमते अचानक से रुक गई तो क्या होगा, गिरेगी। कहाँ गिरेगी, गिरेगी ना, बाइक गिर जाएगी। कहाँ गिरेगी, बिल्कुल सेंटर, नीचे सेंटर में गिरेगी। ठीक है बेटे, नीचे गिरेगी, सेंटर में गिरेगी। तो इसी बेसिस को, इसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं देखा जाए तो, क्लासिकल फिजिक्स। और ये हमारी सोच भी यही कहती है ना भाई, हमारी सोच भी यही कहती है कि अगर एक चीज सर्कुलर पाथ पर घूम रही है और उसके अंदर एनर्जी खत्म हो गई तो वो गिर जाएगी। क्लासिकल फिजिक्स ऐसा ही है। तो रदरफोर्ड पर ऑब्जेक्शन आया। क्या ऑब्जेक्शन आया, ऑब्जेक्शन ये आया, गौर से सुनिएगा, कि भाई जब इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पर घूम रहा है, इस पाथ पर घूम रहा है, तो यकीनन इसकी एनर्जी लॉस हो रही होगी, ऐसा ही है। तो जब इसकी एनर्जी लॉस हो रही होगी तो इसे न्यूक्लियस पर गिरना चाहिए, इसे न्यूक्लियस पर गिरना चाहिए। ये गिर नहीं रहा, क्यों नहीं गिर रहा, पहला डिफेक्ट, पहला ऑब्जेक्शन। पहला ऑब्जेक्शन क्या आया कि जब इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो उस घूमने की वजह से इसकी एनर्जी में फर्क आ रहा होगा, एनर्जी लॉस हो रही होगी। तो जब इसकी एनर्जी लॉस हो रही होगी तो इसे गिरना चाहिए न्यूक्लियस पर, ये गिर क्यों नहीं रहा। तो इसका पहला डिफेक्ट मैं लिख रहा हूं। हाँ भाई, समझ आया डिफेक्ट, कि डिफेक्ट क्या है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, कि एक चीज जब एक सर्कुलर पाथ पर घूम रही है तो उसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो वो गिर जाएगा। यानी वही ना, बाइक जो है मौत के कुएं में चल रही थी, अचानक पेट्रोल खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी खत्म हो गई, बाइक क्या करेगी, नीचे गिरेगी। ऐसा ही है, आप खुद देख लो ना, अगर हम गोल 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 घूमना शुरू कर दें, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं ना, फिर इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये हो रहा होता है ना, गिरेंगे ना कहीं जाकर। या मैं एक पत्थर बांधूं एक रस्सी पर और उसे घुमाऊं और घुमाता रहूं घुमाता रहूं घुमाता रहूं, जब हाथ थक जाएगा तो यकीनन छोड़ दूंगा। जब मैं छोड़ूंगा तो किसी पोजीशन में तो जाएगा ना जहां सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है। यानी मैं घुमा रहा हूं तो वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो पत्थर घूम रहा है, अचानक से मैं छोड़ूंगा तो अकॉर्डिंग टू अगेंस्ट उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो जाके गिर जाएगा। ऐसा ही है। तो अकॉर्डिंग टू दैट फिजिक्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसे न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, गिर नहीं रहा।
तो पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट लिखेंगे ना बात क्लियर हो जाएगी। अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन around the nucleus must emit radiation and lose energy continuously. Therefore, electron should follow a spiral path and ultimately fall into the nucleus, but actually it does not happens, बट हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा। तो वह पहले डिफेक्ट में किसी को कोई मसला तो पूछ लें, वरना मैं आगे चलता हूँ। जी बेटे। हाँ बेटा, ये तो बौर बताएगा ना अभी, बौर वो जो बताएगा, वो पहले हम इसके मसले को तो देख लें कि इसका मसला क्या है। ठीक है, बौर बताएगा गिर क्यों नहीं रहा, मैं क्यों बता दूं अभी। बौर ने बताया ना, बौर बताएगा, बौर पढ़ेंगे तो उसमें वहां बात क्लियर हो जाएगी कि क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा जी, अगला जो डिफेक्ट, दूसरा डिफेक्ट। अब यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो क्या है, कंटिन्यूअस है ना। इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो कौन सी है, कंटिन्यूअस मूवमेंट है ना, मुसलसल घूम रहा है ना। जब ये मुसलसल घूम रहा है तो इसका स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस के लाइन। कंटिन्यूअस होना चाहिए ना, है ना, मानते हो ना, कंटिन्यूअस होना चाहिए। लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। ये दूसरा डिफेक्ट, ये दूसरा डिफेक्ट इसका, कि इसे कंटिन्यूअस मूव कर रहा है तो इसमें तो मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ निकलेंगी। जब मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ निकलेंगी तो इसको जो है वो क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, मगर बना क्या रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो दूसरा डिफेक्ट, क्या डिफेक्ट है भाई, द रेडिएशन emitted by revolving electron must have all possible wavelength. Therefore, it should form a continuous spectrum, but actually the spectrum of atom is line spectrum या discontinuous spectrum।
आप भी यही कहते हैं ना भाई, जो सब कह रहे थे। अब जरा मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ। 2020 गुजरा पूरा, है ना? 2020 में कितने दिन थे? 365, ऐसा ही है। वही होंगे 365, 364, इस तरह से कुछ दिन होंगे, क्योंकि फेब्रुवरी पे डिपेंड करता है। पता नहीं इस साल फेब्रुवरी कौन सा रहा, लीप ईयर है कि नहीं है। इस साल हमारा जो फेब्रुवरी है उसमें 28 दिन है, ठीक है जी। तो वही 365, 364 इस तरह के दिन इस साल भी होंगे। पिछला साल गुजर गया, पूरा साल गुजर गया, आज दूसरा दिन है नए साल का। तो पिछले साल पूरा जो अर्थ है हमारा, वो यानी 1 जनवरी 2009 2020 से अगर मैं करूँ तो उसने रिवॉल्व करना शुरू करा होगा सन के अक्रॉस, ठीक है। और उसने पूरे 365 दिन लगाए और वो घूमता रहा, यानी उसने 365 दिन में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करी। ऐसा ही है। एक ऑर्बिट, अर्थ जिस ऑर्बिट पर है अपने, उस ऑर्बिट पे वो रिवॉल्व कर रहा है ना अराउंड द सन। तो भाई कभी अर्थ सन पे गिरा क्यों नहीं? एनर्जी लॉस हो रही होगी ना अर्थ की भी तो मूव करते हुए। कभी अर्थ क्यों नहीं गिरा सन पे? या चलें आप लोगों की पैदाइश से करते हैं। आप लोगों में मेजॉरिटी होंगे जो 2001 2002 की पैदाइश वाले होंगे तकरीबन। मैं तो 1993 का हूँ, ठीक है। आप लोग 2001 2002 वाले होंगे, मैं 1993 का हूँ। तो हाँ बिल्कुल दायरा अब्बास, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट मैं उस उनका जो डिफेक्ट है ना, उस डिफेक्ट को मैं आपके क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, बस इसलिए मैं वो बात को लेकर आया हूँ। तो अगर मैं आप लोगों के साल की बात करूं तो 2002 से लेकर आज 2021, चले 20 तक काउंट कर लेते हैं, तो तकरीबन 18 साल के तो हैं माशाल्लाह आप लोग ना। तो 18 साल के आप लोग हो गए। क्या कभी 18 साल में ये सुना आप लोगों ने कि भाई अर्थ की एनर्जी कम हो गई? या मैं 27 साल का हूं, मैंने 27 साल में कभी नहीं सुना कि अर्थ की एनर्जी कम हो गई, है ना भाई? तो क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है भाई, इसलिए है क्योंकि अगर एक चीज अपने एक फिक्स ऑर्बिट पर अगर घूम रही है ना, तो उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता उस वक्त तक, जब तक वो अपने ऑर्बिट से किसी और ऑर्बिट में ना चला जाए। यानी अगर अर्थ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कह रहा हूं, हमारा पहला मरकरी, दूसरा वेनस, अर्थ, मार्स, ऐसा ही है। अब मैं कहूं कि अर्थ जो है उठा और उठकर जो है ना वो मार्स के ऑर्बिट में चला गया, तो जब अर्थ उठ के मार्स के ऑर्बिट में जाएगा ना, तब एनर्जी चेंज होगी। बट जब तक वो अपने ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है, उसकी वजह से वो, उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो रिवॉल्व करता रहता है। तो बोहर ने ये बात बताई, बोहर ने ये कहा कि भाई जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में है ना, फिक्स ऑर्बिट, पहली बार ऑर्बिट का नाम बोहर ही लाया, ऑर्बिट। जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में है, उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाए तो उसकी एनर्जी चेंज होगी। समझ आई बात? सबको क्लियर है बेटा? वर्दा समझ आया अब? हाँ जी, इसका मतलब ये डिफेक्ट गलत है, ये डिफेक्ट ही उसका गलत है। यानी उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक सोच बनाई ना, जैसे आप लोगों ने बोला ना सर कंटिन्यूस होना चाहिए, वैसे उन लोगों ने भी बोला कंटिन्यूस होना चाहिए। हाँ भाई, न्यूक्लियस को गिरना चाहिए, गिर क्यों नहीं रहा? ठीक है, तो उस वक्त उन लोगों का वो ये डिफेक्ट ही गलत था। जो डिफेक्ट्स इस पर उठाए गए वो डिफेक्ट ही गलत थे। फिर बोहर ने बोला कि नहीं भाई, ऐसा कोई डिफेक्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है, जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है, वो एनर्जी पे चेंज नहीं लाएगा। जब तक वो एक लेवल से, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ना चला जाए, उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर मैं अर्थ की बात करूं बेटा, वर्जा दोबारा सुन लिएगा, कि अगर
अर्थ की बात करूं तो अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी पे तो कोई फर्क नहीं आ रहा। फॉर सपोज, ऐसा हो नहीं सकता, तो फॉर सपोज कि अर्थ उठा और किस में चला गया, मार्स के ऑर्बिट में चला गया, तो उसकी एनर्जी फिर चेंज हो जाएगी। या अर्थ उठा और वेनस के आ गया ऑर्बिट में, तब उसकी एनर्जी चेंज होगी। जब तक वो अपने ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका स्टेटमेंट आया, यानी इसके पोस्टुलेट्स आए किसके, बोहर के, जो उसने रदरफोर्ड के इनको क्लियर किया, पहले डिफेक्ट को। अब चेंज में गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है वो गेन करके ऊपर जाए, ठीक है, ऊपर जाना होगा तो गेन करेगा और नीचे जाना होगा तो लॉस करेगा। ये वही वाली बात हो गई ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, कि एक इलेक्ट्रॉन इस लेवल पर है, यहाँ पर है, जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो एनर्जी गेन करेगा, बट जब वो वहां से यहाँ आएगा तो एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, एब्जॉर्ब, और यहां से क्या करेगा, एमिट। ठीक है, तो बोहर की हेडिंग बनाए भाई, बोहर एटॉमिक थ्योरी की। अच्छा एक बात और सुन लेना, बाद में हेडिंग बनाइएगा बोहर एटॉमिक थ्योरी की। क्लास बस 5 मिनट रह गए, एंड करता हूँ, बोहर अगली क्लास में शुरू करूंगा। तो ये अजान से पहले एक बात सुन लें कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनाता है, या चलें रुक जाए अजान हो जाए। हाँ भाई, कल बता दें अगली क्लास में, चलें अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। मगर मसला ये है कि जी बिल्कुल बिल्कुल यही रीजन है। दूसरा बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अब चलें, अब आपने कह दिया तो बात को मुकम्मल कर लेते हैं ना, कि भाई अब देखिए मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर गया और फिर दोबारा नीचे आया। जब वो नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा और लाइट इमिट करेगा, तो वो जब लाइट इमिट करेगा और हम उसे प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है।
तो सही लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा है ना, कंटिन्यूस क्यों बनाएगा भाई? अब जब वो मूव कर रहा है और कोई एनर्जी पे फर्क ही नहीं आ रहा, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किस सोच से बना रहा है वो? उसके तो चेंज ही नहीं आ रहा ना एनर्जी में उस ऑर्बिट पे घूमते हुए। तो इसीलिए वो कंटिन्यूस नहीं, लाइन ही बनाएगा, और लाइन ही बनाना चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्शन आया कि इसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, तो उनका पहला डिफेक्ट ही गलत था कि भाई वो एनर्जी लॉस करता है जब घूमता है, तो जब वो एनर्जी लॉस ही नहीं कर रहा घूमते हुए, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगा ही क्यों? कोई जवाब ही नहीं बनता उसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाने का। और इसी बेसिस की वजह से तो वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। हाँ, ये बात अभी सही से क्लियर नहीं हुई होगी, क्योंकि जब मैं बोहर के डिफेक्ट्स पढ़ाऊंगा, बोहर के हम लोग पढ़ेंगे ना, एटॉमिक थ्योरी जब पढ़ेंगे इसकी, तो फिर ये बात इंशाल्लाह जो है वो सही क्लियर हो जाएगी। अच्छा, पेपर में सवाल इस तरीके से आ जाता है कि राइट डाउन द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर। तो वो ऑटोमेटिकली बोहर, रदरफोर्ड के डिफेक्ट के साथ बोहर का जो है वो, हम जब पोस्टुलेट्स लिखते हैं ना, तो वो वहां कवर हो जाती है बात। तो वो जितना पूछेंगे उतना लिखना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मंडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी हमारी। ठीक है, उस एक्स्ट्रा क्लास में इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ क्लास। आज का काम सारा भेज दूंगा, वीडियो ग्रुप पे भेज दूंगा, और इंशाल्लाह हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी मंडे को 8:30 बजे। ठीक है जी, चलें, अल्लाह हाफिज।